कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था पोलर और पेडल इक्वेशन, है ना। और हमने इसके बारे में जो पढ़ा कि पेडल इक्वेशन, पहले तो हमने कार्टेशियन पढ़े, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े कि अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग तरीके से आपको एक जगह से, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, वहां से आपको बिंदु तक पहुंचाने का काम। कर्व जो वक्र है उस पर कोई बिंदु है P, वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्तीय तंत्र की होती है। और उसमें आप अलग अलग तरीके से बिंदु तक पहुंच सकते हैं मूल बिंदु से, जिसमें कार्तीय रूप अपने तरीके से पहुंचाएगा, ध्रुवीय अपने तरीके से, पाद्यिक अपने तरीके से और नेज अपने तरीके से। हर रूप में अपनी खास बात भी है और अपनी कमियां भी है। और फिर हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े, है ना, आर पी और थीटा में क्या क्या रिलेशंस होते हैं। फिर कुछ अर्धस्पर्शी, अधोलम, अभिलम, इनके बारे में पढ़ा, इनकी लंबाइयों के फॉर्मूले देखे। ठीक है, दो वक्रों के बीच का कोण देखा और ये समझा कि ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पेडल इक्वेशन क्यों जरूरी है। और ये सब करते करते हमने कुछ सवाल किए और अब सवालों में हम आगे बढ़ते हैं। आगे करते हैं अधस्पर्शी की लंबाई। अधस्पर्शी की लंबाई टॉपिक छोटा सा है, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आज की क्लास पूरी होने तक ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2a/r है बराबर 1 - cos थीटा है, इसके अधस्पर्शी की लंबाई ज्ञात करो। इसकी अधस्पर्शी की, क्योंकि चार लंबाइयां होंगी। एक तो होगी स्पर्शी की लंबाई, एक होगी अधस्पर्शी की लंबाई, एक होगी अभिलंब की लंबाई, एक होगी अधोलंब की लंबाई। चार लंबाइयां हैं। चार लंबाइयों में से कोई भी लंबाई का सवाल पूछा जा सकता है, चाहे अधस्पर्शी, जैसे इस क्वेश्चन ने अधस्पर्शी पूछा है, कोई अधोलंब पूछ लेगा, कोई अभिलंब पूछ लेगा और कोई स्पर्शी पूछ लेगा। फॉर्मूले याद रखना, मेन तो फॉर्मूलों की लड़ाई है। फॉर्मूले याद रखने, क्योंकि ये चार नहीं है, एक्चुअली ये 8 फॉर्मूले होंगे। ये टोटल 8 फॉर्मूले होंगे, 4 ध्रुवीय में और 4 ही कार्तीय में। अभी तो ये ध्रुवीय में है क्योंकि हम ध्रुवीय वाले पढ़ रहे हैं, तो अभी तो ध्रुवीय में, बाद में यही सब फॉर्मूले कार्तीय में भी आ जाएंगे। तो हमसे जो पूछा गया है वो है अधस्पर्शी। ये रही अधस्पर्शी। अधस्पर्शी की लंबाई होती है r² d थीटा ओवर dr। ये रही। तो आपको ये फॉर्मूले जो है इनको याद रखना है और पर्टिकुलर फॉर्मूला जो पूछा है वो लगा दो। हमसे क्या पूछा है, अधस्पर्शी, तो अधस्पर्शी की लंबाई ये होगी r² d थीटा ओवर dr। r² d थीटा ओवर dr। फॉर्मूला है r² d थीटा ओवर dr। ठीक है, एक तो हमें r² चाहिए होगा जो कि यहां से मिल जाएगा, एक हमें d थीटा बट्टा dr चाहिए होगा। d थीटा बट्टा dr मतलब थीटा का r के सापेक्ष अवकलन चाहिए होगा। थीटा का r के सापेक्ष अवकलन चाहिए होगा। तो यहां से कर दो, r के सापेक्ष अवकलन करने पर r के सापेक्ष अवकलन, r के सापेक्ष अवकलन, जैसे ही r के सापेक्ष अवकलन करोगे 2a बाहर क्योंकि नियतांक है, 1/r का हो जाएगा -1/r², और खुद r का हो जाएगा 1 क्योंकि r के साथ ही कर रहे हो, r के साथ ही कर रहे हो इसलिए r का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, cos थीटा का माइनस sin थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस, खुद थीटा का d थीटा बटा dr आ गया, खुद थीटा का sin थीटा d थीटा बटा dr आ गया। ये हो गया माइनस का 2a/r² बराबर sin थीटा
और डी थीटा बटा डी आर। यहां से डी थीटा बटा डी आर का मान मिल जाएगा, वो आपका बन जाएगा साइन थीटा को इधर ले आओ, -2a आर स्क्वायर और साइन थीटा, ये हमें मिल गया डी थीटा बटा डी आर का मान। अब जो हमें निकालना है उस पे आ जाओ। हमें निकालना है अधस्पर्शी, तो अधस्पर्शी यानी सब टेंजेंट। आर स्क्वायर डी थीटा बटा डी आर, और डी थीटा बटा डी आर का मान यहां से उठा के ये रख दो। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा को ऊपर ले जाओ, 1/साइन थीटा बन गया कॉसेक थीटा। अब ये लंबाइयां हैं, लंबाइयां हमेशा धनात्मक होती है, लंबाइयां धनात्मक होती है, लंबाई सदैव धनात्मक होती है। इसलिए अधस्पर्शी की लंबाई हो जाएगी बराबर 2a कॉसेक थीटा, क्योंकि लंबाई है, लंबाई यानी दूरी, और दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये आ गया 2a कॉसेक थीटा। ठीक है, 2a कॉसेक थीटा। तो ये कुछ ही पूछिए, वक्र एक आएगा, इस वक्र में कुछ भी पूछ सकता है, 4 चीजें हैं, चारों चीजों में से एक चीज पूछ लेगा, और बस फॉर्मूले अलग अलग है, बाकी सब में एक ही चीज चाहिए, है ना। इनमें गौर करो, सब में क्या है, आर और डी, आर ओवर डी थीटा। अगर अधस्पर्शी पूछा है तो इसमें भी वही चाहिए था, तो इसमें भी वही चाहिए, इसमें भी वही चाहिए, इसमें भी वही चाहिए, सब में वही आर और डी, आर ओवर डी थीटा। तो मैंने तो फॉर्मूला याद रखना है, ये 4 फॉर्मूले कैसे याद रहे, इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। और मान वही है, 2 ही मान चाहिए, एक तो आर का मान, वो तो समीकरण दे ही देगी, और डी आर ओवर डी थीटा का मान, वो डी आर ओवर डी थीटा आ जाए तो पलट के डी थीटा बटा डी आर भी कर लो, और जिसको जो जरूरत है उसको वो दे दो, और चारों लंबाइयां निकल जाएंगी। इसके बाद में इसमें अगला आता है पादिक समीकरण। पादिक समीकरण ज्ञात करना, ध्रुवीय से पादिक समीकरण ज्ञात करना। अगर ध्रुवीय समीकरण दिया गया है तो उसको पादिक समीकरण में कन्वर्ट करना। पोलर टू पेडल, ध्रुवीय समीकरण यानी पोलर इक्वेशन हमें दी हुई है, किसी वक्र की पोलर इक्वेशन हमें दी गई है, और हमें उस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है पेडल इक्वेशन में, पादिक समीकरण में। तो ये काम कैसे होगा, इस पे सवाल आते हैं, ये रूपांतरण का सवाल आता है, और ऐसा ही आया था। नॉर्मली कार्तीय से भी पढ़ेंगे कि कार्तीय से पादिक कैसे बनाए, कार्तीय से पादिक कैसे बनाए ये भी पढ़ेंगे, लेकिन ध्रुवीय से पादिक वाले जो है ये ज्यादा पूछे जाते हैं, कि ध्रुवीय वक्र आपको दिया गया है आर थीटा का, और इसको पादिक समीकरण में कन्वर्ट करके बताओ। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको ज्यादा कुछ बदलना ही नहीं है, आपको सिर्फ थीटा को भगाना है, और थीटा को हटा के उसके बदले पी लाना है, ये देखो, क्योंकि आर के साथ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि कार्तीय भी आर का यूज करता है, सॉरी ध्रुवीय भी आर का यूज करता है, और पेडल पादिक भी आर का यूज करता है, तो आर तो आपको हटाना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक हटाना है, वो है थीटा, और थीटा हटा के पी लाना है, और इनका जो एक रिलेशन है वो हम काम में लेंगे, 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r⁴
और dr/d θ स्क्वायर, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बाकी p की जगह p रहने दो, r की जगह r रहने दो। dr/d θ का मान समीकरण से, जो हमें समीकरण दी गई है, जो हमें समीकरण दी गई है, जो ध्रुवीय समीकरण दी गई है, उस ध्रुवीय समीकरण से dr/d θ निकाल लो। लेकिन जब dr/d θ निकालो तो समझदारी से निकालना, dr/d θ थीटा के पदों में आएगा, ये बात तो सही है ना, थीटा के पदों में आएगा f'θ। लेकिन हमें थीटा के पदों में नहीं रखना, उसको थीटा के पदों में नहीं रखना है, क्योंकि अगर हमने थीटा के पदों में रख दिया तो थीटा यहाँ पे फिर से बच जाएगा, और थीटा तो हमें हटाना है। तो यहाँ आके हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से यूज करना है कि थीटा हट जाए और आर आ जाए, dr/d θ जो है वो आर के पदों में आ जाए, वो आर के पदों में आ जाए, थीटा हट जाए। और इसमें मदद कौन करेगा, आपका समीकरण। आपके समीकरण जो है वो बता रहा है कि आर और थीटा में क्या संबंध है, आर और थीटा में क्या संबंध आपका समीकरण बता रहा है। उस समीकरण की मदद लेकर थीटा को कन्वर्ट कर दो आर में, और वो यहाँ रख दो, और यहाँ से थीटा हट जाएगा। अब आपका अवकलन आर के पदों में आ गया, और वो इलाके यहाँ रख दो, और आपको अपना समीकरण, पैडल इक्वेशन, पादिक इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि थीटा अब हट चुका होगा, थीटा हट चुका होगा। तो एक ही टारगेट है, वो है थीटा, थीटा का विलोपन करना है। तो थीटा का विलोपन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें dr/d θ का इस्तेमाल करेंगे। dr/d θ को जब अवकलन करेंगे तो चाहे थीटा के रूप में आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन बाद में थीटा को हटा देना आर के पदों में, और आर के पदों में लाओगे फिर यहाँ रख देना, थीटा गायब हो चुका होगा और पादिक समीकरण हमें प्राप्त हो चुकी होगी। ठीक है, एक सवाल देखो, जैसे ये रहा, परवलय 2a/r 1 + cos θ का पादिक समीकरण क्या है। 2a/r 1 + cos θ का पादिक समीकरण क्या है। तो पहले r का मान निकाल लो, वज्र गुणा कर दो, 2a = 1 + cos θ इंटू r, और r बराबर 2a/1 + cos θ। ठीक है, ये r का मान आ गया 1 + cos θ, और 1 + cos θ का हो जाएगा 2 cos²θ/2, 2 से 2 कट गया, a sec²θ/2। अब dr/d θ निकाल लो, dr/d θ जो कि बराबर आ जाएगा 2a sec² का हो जाएगा 2 sec²θ/2 इंटू sec का हो जाएगा sec²θ/2 इंटू tan²θ/2, sec²θ/2 tan²θ/2, ये हो गया। ये 2 2 4 हो गए, sec²θ/2 का हो रह गया 1/2, ये 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये आपका बन गया यहाँ पे 2a sec²θ/2। 2 आगे लिख लो, a sec²θ/2 इंटू tan²θ/2। अब हमें इस थीटा से मुक्ति चाहिए, हमें इसे r के पदों में चेंज करना है, हमें इसे चेंज करना है। ठीक है, और इसे हम चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a sec² की जगह a sec²θ/2 की जगह r आ गया, ये r आ गया 2r, एक से तो पीछा छूटा। अब है tan को लिख सकते हैं √ sec² - 1, sec² - 1, tan को लिख दिया sec² - 1, और sec² का मान फिर से आ जाएगा, sec² का मान r/a है, यहां से अगर sec² का मान निकालें तो वो r/a हो जाएगा, r/a रखने पर का स्क्वायर
-1 ये मान आ गया। लघुत्तम ले लो, 2r/a बाहर r² - a²। ये आपका dr/dθ आ गया। ठीक है, r में आ गया, थीटा हटा दिया हमने पूरे तरीके से। बस अब ले जाके मान रख दो, 1/p²। ये रखने पर आ जाएगा 4r² बटा a² r² - a²। कट गया, r की पावर 2। एक बटा p² बराबर 1/r² प्लस 4/r² a², r² - a²। और मान रखने पर, ब्रैकेट खोलने पर r² कट जाएगा, 4/a²। मेरे ज्यादा क्यों आ रहा है? मेरे वाले में कुछ पद ज्यादा आ रहे हैं। मैंने फॉर्मूले सही लगाए हैं। कौन सा गलत कर दिया मैंने? dr/dθ। अच्छा, एक तो ये 2 एक्स्ट्रा आ गया ना, ये वाला 2 बिना मतलब में आ गया यहाँ पे। टू sec θ/2 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2 यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ये 2 कम हो गया, तो जब यहाँ आएगा तो ये 4 नहीं आएगा। डन डन। ठीक है, ये गड़बड़ थी। 1/r² a² आएगा। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये आ जाएगा 1/p² बराबर 1/r² प्लस r² कट गया, 1/a² और a² कट गया, 1/r²। अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी कुछ गड़बड़ है, फिर कुछ कम ज्यादा है। फिर भी कुछ मेरा आ गया p² बराबर a²।
या P बराबर A। क्या खा रहा हूँ, कोई R खा गया क्या मैं? ये dr/d आ गया, ये मान मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ इसका स्क्वायर आ गया। अच्छा A का स्क्वायर नहीं आएगा क्या? A का तो आएगा, A बट्टे में आ गया। अच्छा R/A का स्क्वायर नहीं आएगा। dr/d हो जाएगा R स्क्वायर P स्क्वायर बराबर AR। तो हमारा ऑप्शन हो गया P स्क्वायर बराबर AR, B सही हो गया, गलती हो गई। ठीक है, P स्क्वायर बराबर AR। तो ये करना है आपको, थीटा को विलोप करना है, थीटा को हटा देना है। हाँ, तो आपको थीटा का जो है वो विलोपन करना है, और थीटा का विलोपन करने में यहाँ बस स्टेप है, ये वाले स्टेप का ध्यान रखना है। जब आप यहाँ पे अवकलन करो तो जो आपका अवकलन बने उस अवकलन में से वहीं से ही थीटा से निजात पालो। यहाँ पे जो भी करने पड़े, ट्रिग्नोमेट्री जो भी रूल लगाने पड़े वो रूल लगा के थीटा से मुक्त करवा लो, और मुक्त करवा के फिर बस वहां रखना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये तो गलतियां कर दी इस वजह से लंबा हो गया, वरना तो सीधा ही था, है ना। सीधा आपको बस थीटा से यहीं पे मुक्ति ले लेनी है, और यहाँ नहीं भी लेते हो, आगे स्टेप पे लेते हो, वहां जाओगे तो थोड़ा बड़ा हो सकता है वहां जाओ, कई बार वहां छोटा भी हो सकता है। तो या तो ये है कि यहाँ से जो बन रहा है उसको वहां ले जाओ, फिर वहां जाके निपटा लो, वहां जाके थीटा को मुक्त कर दो, या फिर यहाँ से ही मुक्त करके ही ले चलो, जो आपकी मर्जी है, दोनों ही ठीक है ना। बस हो सकता है कि वहां जाने से थोड़ा बड़ा हो जाए, स्क्वायर स्क्वायर है तो थोड़ा फैल जाए, चाहो तो यहाँ कर लो और चाहे तो वहां कर लो। अच्छा एक और है, एक सवाल और देखो इसके ऊपर। जैसे कार्डोइड का निकालना है, R बराबर A1 माइनस R बराबर A1 माइनस कॉस थीटा। खासकर जितने भी स्टैंडर्ड वाले ग्राफ है ना, जितने भी स्टैंडर्ड वाले ग्राफ है, सबके पादिक समीकरण जरूर निकाल लो। सबके जो स्टैंडर्ड वाले हैं, स्टैंडर्ड वाले जैसे परवलय है, अवृत्त है, दिग्वृत्त है, अतिपरवलय, वैसे तो मैं इसकी फॉर्मूला शीट बना दूंगा जिसमें सबके पादिक समीकरण होंगे। ये समीकरण है, इसका ये पादिक समय, वर्त का ये है, दिग्वर्त का ये है, क्योंकि इससे क्या स्पीड बढ़ेगी, फायदा मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कई बार सीधा पूछे कि ये व्रत है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसका पादिक समीकरण क्या है, तो वहां पे थोड़ी याददाश्त काम आ जाती है। अगर आपने पहले से याद किया हुआ, निकाला हुआ है और आपने इसको रखा हुआ है, तो सीधा वहां पे काम में लो, आपके 2-3 मिनट बच जाएंगे वो निकालने के। क्योंकि भाई टाइम की तो बहुत कीमत है ही नहीं, ये तो हम जानते ही हैं। एक भी सवाल डायरेक्ट आ जाता है तो उसका फायदा मतलब 3 मिनट का फायदा आप निकाल रहे हो, 2-3 मिनट खर्च कर रहे हो। एक आपको वो स्टैंडर्ड वाले थे, ऐसे नहीं कि हर कोई ग्राफ था, हर कोई ग्राफ तो याद करना भी नहीं है। स्टैंडर्ड वाले कैसे, जैसे दिग्वर्त है, दिग्वर्त का याद कर लिया, व्रत का याद कर लिया, परवलय का याद कर लिया, अति परवलय का याद कर लिया, है ना, कार्डोइड का याद कर लिया। ऐसे जो खास ग्राफ है, जो फेमस ग्राफ है, उन ग्राफ के पादिक समीकरण को याद कर लो, ताकि अगर पेपर में डायरेक्ट आते हैं ये,
तो सीधा आपको बेनिफिट मिल जाए अपनी याददाश्त का, सीधा वहां रखो, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जैसे भी ये कार्डोइड है, इनको घर से ही बना के ले जाओ। r बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, तो पहले इसका अवकलन किया dr बटा डी थीटा, a बाहर हो जाएगा, 1 का 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये dr ओवर डी थीटा आ गया, a साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो हमने a बाहर हो गया, 1 का 0, कॉस थीटा का साइन थीटा हो गया, तो a साइन थीटा हो गया। यहां से साइन को कॉस में लिख लो, साइन को कॉस में लिखोगे तो ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर का मान यहां से निकाल लो, r बटा a बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 माइनस r बटा a। ये कॉस थीटा का मान यहां रख दो, वन माइनस r बटा a का स्क्वायर है ना, ये डी आर ओवर डी थीटा आ गया। फिर वहां पे मान ले जो 1 बटा पी स्क्वायर 1 बटा आर स्क्वायर प्लस 1 बटा आर की पावर 4 डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर, 1 बटा आर स्क्वायर 1 बटा आर की पावर 4 इंटू स्क्वायर करने पर ये a का स्क्वायर आ गया, अंडर रूट हट गया, 1 माइनस इसका स्क्वायर खोल भी दो, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस 2r बटा a, ब्रैकेट खुलेगा तो 1 से 1 कटेगा, तो ये a स्क्वायर बटा आर की पावर 4 हो गया, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस ये माइनस और इससे गुणा होगा, a स्क्वायर कट गया, 1 बटा आर स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 1 a कट गया, 1 r कट गया, ऊपर बच गया 2a, नीचे बच गया r क्यूब, ये कैंसिल हो गया, 1 बटा पी स्क्वायर बराबर हो गया 2 बटा आर क्यूब, वज्र गुणा करने पर आर क्यूब बराबर आ गया 2a पी स्क्वायर, आर क्यूब बराबर 2a पी स्क्वायर। ये आया था क्या, कार्डोइड वाला आया था क्या? ऐसा आया तो था एक पादिक समीकरण वाला, जो बाद में गलत हो गया था, बाद में गलत हो गया था। हाँ, अभी ये जो ऐसा ही आया था, किस कार्डोइड का आया था, किसका आया था ये नहीं पता, लेकिन एक का आया तो था। और ऐसे सब मैंने कहा इनके सीधे बना के ले जाओ, इनके सीधे बना के ले जाओ, आपका ये जो समय है ये 2-3 मिनट है। देखो स्टैंडर्ड आ रहा है तब तो आपको याद ही होना चाहिए ना, स्टैंडर्ड आ रहे हैं तो हर कोई पूछ रहा है, कोई सा भी लाके वक्र देके फिर पूछ रहा है, तब तो निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन खासकर जो मेन कर्व है, जो मुख्य है, इनके तो हमें, जैसे हमें अगर वर्त है तो वर्त का समीकरण हमें याद रहता है ना, तो वर्त का हमें याद रहता है, परवलय का हमें याद रहता है। तो जब इनके समीकरण वैसे एक्स वाई में भी याद रखते हो, तो इनके आर पी में भी, मतलब पादिक समीकरण भी और ये समीकरण भी आपको याद होने चाहिए, जिससे टाइम बच जाएगा। और जैसे मैंने कहा 2-3 मिनट से तो रात दिन का अंतर आ जाता है ना। जैसे भी बात चल रही थी, कई बच्चे कह रहे थे कि सर जो 1 नंबर से रहे हुए हैं, 2 नंबर 1.5 नंबर से रहे हुए हैं, क्योंकि आरपीएससी ने कई क्वेश्चनों को रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने उनको डिलीट नहीं माना है। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे, अगर मतलब ईमान अच्छा प्रयास किया जाए। और कुछ, क्योंकि एक इकलौता बच्चा तो लड़ नहीं सकता,
कम से कम 20-25 बच्चे अगर इकट्ठे हो जाएं और मिलके अगर लड़े तो ये संभव है कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे हैं अभी भी पेपर में जिसको आरपीएससी ने नहीं माना है, लेकिन अगर जद्दोजहद की जाए तो वो डिलीट आराम से हो जाएंगे, पक्का है। और जैसे पिछली बार आपको याद होगा कि कंप्यूटर निर्देशक का एग्जाम्पल वो मुझे बता रहे थे कि सर कंप्यूटर निर्देशक में भी ऐसे ही हुआ था, आरपीएससी ने आंसर नहीं माना था, बाद में कोर्ट में जाके वो एक क्वेश्चन है उसको रीशफल करवाना पड़ा था, ऑप्शन रीशफल हुए थे और ऑप्शन रीशफल होते ही 400 बच्चे अंदर आ गए थे, 400 बाहर हो गए थे, 400 अंदर आ गए थे, 400 बाहर आ गए थे। एक क्वेश्चन के रीशफल होते ही 400 का फर्क पड़ गया था कंप्यूटर निर्देशक में, और 400 को जो बाहर थे वो अंदर आ गए थे। तो ऐसा ही शायद यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अभी भी हैं, अभी भी आरपीएससी में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर रेफरेंस जुटा के और कुछ लोग मिल जाएं, क्योंकि फीस भी लगती है कोर्ट में भी, ये भी नहीं कि वहाँ पे बहुत सस्ता काम है, वहाँ पे भी कम से कम 3-4 तारीख तो वो लेंगे ही लेंगे। तो वहाँ पे भी जो वकील होगा और होगा, और डंका वकील करोगे तो थोड़ा पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो उसका जो खर्चा है वो 20-25 जने हों तो 20 का भाग लग जाता है, जितना बड़ा भाग लगेगा उतना छोटा अमाउंट आएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आरपीएससी ने नहीं माना है, और चैलेंज करने पर उनको हटाया तो जा सकता है। ऐसे मध्य प्रदेश में भी है, वहाँ पे भी ये चल रहा है। वहाँ पे भी कल बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजे थे जिन्होंने मध्य प्रदेश वालों ने नहीं माना उनको, तो वो भी वही कह रहे हैं, बोले कि हम जाके आए हैं वहाँ पे, वो कह रहे हैं नहीं मानेंगे, अब तो जो मनवाना है वो कोर्ट में जाके मनवाओ। तो वो भी कह रहे हैं, और बिल्कुल उसमें भी पक्का है 1-2 सवाल हैं जो वहाँ पे भी पूरे गलत है, माने नहीं गए हैं। तो वो 1-2 सवाल अगर डिलीट होते हैं तो जो बच्चे किनारे वाले हैं वो अंदर आ जाएंगे, और अंदर जो किनारे पे थे वो बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक चांसेस है पूरा रीशफल होने का। तो ये जगदोजहद चलती रहती है, और पता नहीं मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक बार में क्यों नहीं मान लेते, एक बार में इस बात को क्यों नहीं मान लेते। कहीं ना कोई हित जो है वो टकरा रहा है, कोई ना कोई हित टकरा रहा होता है ना, कुछ तो ऐसा रहता ही है। तो कई बार, क्योंकि एक चीज तो ये बात तो क्लियर है कि जो बड़ी संस्थाएं हैं उनमें भी तो व्यक्ति बैठता है ना, उनमें भी तो व्यक्ति विशेष ही बैठता है, और उनमें जब व्यक्ति विशेष बैठता है तो कहीं ना कहीं उसके भी कोई सदस्य भी पेपर देते हैं, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। ये एक से बेनिफिट ऑफ डाउट वाली कहानी चल रही है कि कहीं तो ये क्लियर है ना कि वो जो इंसान है वो इंसान ही तो बैठता है, वो इंसान ही तो बैठता है। और उस इंसान के, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि जो आरपीएससी का मुखिया है उसका कोई परिवार का कोई सदस्य पेपर में बैठा है और एक क्वेश्चन के डिलीट होने से वो अंदर बाहर हो रहा है, तो उन्हें करना क्या है? उन्हें एक क्वेश्चन को कम डिलीट मानना है ना। तो देखो याद रहिए वो भी इंसान ही है। आरपीएससी जो करवाती है वो सीवी होती है कि मेरा जो नॉन है वो ही परीक्षा में नहीं बैठेगा, इतना ही तो होता है ना, इसके अलावा की गारंटी तो नहीं लेता ना वो। तो इसके अलावा भी क्लोज होते हैं, और भी परिवार है उनके भी क्लोज होते हैं, तो उन केस में अगर मामला अटकता है और इतना फेवर करना हो तो किया जा सकता है। तो वही है ना कुछ तो जगह है, खाली जगह है जहाँ पे गलतियां होती है और बच्चों को ये भुगतना पड़ता है। कुछ तो रीजन है ही, ऑब्वियसली बात है। अब एक बात बताओ, इतने क्वेश्चन डिलीट किए, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए, ऐसा क्या कारण? इतने क्वेश्चन डिलीट किए, एक क्वेश्चन छोड़ दिया, कंप्यूटर निर्देशक का एग्जांपल ले लो, एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, अगर एक क्वेश्चन मान लेते तो क्यों नहीं माना? कुछ तो मामला ऐसा है कि जब आप 10 क्वेश्चन मान रहे हैं, 11वां नहीं मान रहे हैं, तो कुछ तो कारण है। अच्छा चलो मान लीजिए 11वां गलत था, वो नहीं था गलत, वो कोर्ट में जाके साबित हो गया, इसका मतलब गलत तो था। कोर्ट में जाके साबित हो गया, इसका मतलब कंफर्म था कि वो गलत तो था। तो गलत आपने पहले क्यों नहीं माना? कहीं तो डाउट क्रिएट हो रहा है ना, पहले क्यों नहीं माना आपने? इसका मतलब ये नहीं कह सकते अब आप कि मुझे पता नहीं था, हमें कोर्ट में आने के बाद ही पता लगा कि ये गलत था। गलत तो था, मतलब पता था, तो कहीं तो कुछ तो अटका हुआ था जिसकी वजह से आप नहीं मान रहे थे, है ना। तो बस वही भी चीज होती है। ऐसा ही शायद आरपीएससी में भी होगा, संभवतः दिख रहा है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, कार्तीय पे आते हैं। नहीं, गलत क्वेश्चन होना कोई बड़ी बात नहीं है पेपर बनाने। वैसे जिम्मेदारी ये होती है कि गलतियां कम से कम हो, गलतियां कम से कम हो, ये बात जरूरी है। पेपर बनाने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो कम से कम गलतियां करे, खासकर पेपर के लिए, क्योंकि फिर मामला बहुत फंस जाता है। कई लोग अंदर आ रहे हैं, कई लोग बाहर जा रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, वो सब चीजें हो रही है। तो वो चीजें ना हो इसलिए पेपर का बहुत सही तरीके से बनना जरूरी है। और अच्छा पेपर कौन पसंद नहीं करता, वो तो जरूरी है कि पेपर अच्छा हो, सही हो। लेकिन जो कहानी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये कि चलो गलत हो गए, 5 गलत हो गए, 7 गलत हो गए, लेकिन ऐसा कैसे कि 7 में से 5 मानेंगे, 2 कोर्ट में जाके मानेंगे? ये कौन सा लॉजिक है?
ये नहीं समझ में आ रहा इसमें कहाँ तार अड़ रहे हैं, कौन से तार ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं जहां 7 में से 5 तो यहां मानेंगे और 2 कोर्ट में मानेंगे। ये क्या है, ये समझाओ, ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन सा है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंसता है। ये एक बार डाउट क्रिएट करता है कि कुछ तो है दया। जहां 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन गलत माने हैं, वहां पे 13वां क्वेश्चन गलत क्यों नहीं माना। और याद रखिए कई क्वेश्चन तो ऐसे गलत माने हैं आरपीएससी ने जो हमने किसी ने नहीं बताए थे, लेकिन छोटी सी कोमा देख के गलत मान लिया। तो ये क्या है कि एक कोमा देखकर गलत मान लिया और एक सवाल साक्षात गलत है, उसको नहीं माना जा रहा। तो कुछ तो तार है, कुछ तो ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, है ना। तो समझो, अब खुद समझ में आता है इतना तो। हम बेवकूफ थोड़ी हैं, है ना। आप लोग ना, हम बेवकूफ हैं ना आप लोग बेवकूफ हैं। आप भी समझते हैं कि कुछ तो है ऐसा, कुछ तो है दया। तभी तो एक क्वेश्चन के लिए क्यों छोड़ रहे हैं, एक क्वेश्चन कोर्ट के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है। और फिर एक चीज और हुई है अनुदेशक वाले में, देखिए कि जिनको ज्वाइनिंग मिल गई थी उनको बाहर नहीं किया गया था। एक और अच्छी बात है कि जिनको एक बार नौकरी मिल गई थी, ये और क्लियर करता है, डाउट को थोड़ा सा और डार्क करता है। ये डार्क और करता है कि जो 400 लोगों को पहले नौकरी मिल गई थी, नया रिजल्ट आने के बाद में उनको हटाया नहीं गया, उनको हटाया नहीं गया, उनको वापस रखा गया है। मतलब नए 400 और आ गए, क्योंकि वो तो साबित करके आए हैं कोर्ट से कि हमारा सिलेक्शन हो गया, तो उनको 400 को लेना पड़ेगा क्योंकि वो उनके ऊपर आ रहे हैं। लेकिन वो 400 जिनको पहले ही ज्वाइनिंग दे दी गई थी, उनको हटाया नहीं गया। तो सोचो, पक्का है, अब तो पक्का तार जुड़ रहे हैं। अब तो पक्का ऐसा है कि किसी को पूरा गेम पता था कि एक बार नौकरी चढ़वा दो, फिर ये कोर्ट में जाएंगे, जब तक ज्वाइनिंग वाइनिंग दे के काम हो जाएगा, फिर आते रहो, फिर आते रहो, इन नए वालों को नई जगह दे देंगे। तो वही ना, कहीं तो है, कहीं तो है दया। पकड़ो, तार तो जुड़े हैं, इतना सीधा मामला तो नहीं है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो कार्तिक से आते हैं, कार्तिक से पादिक पे आते हैं। कार्तीय रूप यानी कार्टिशियन फॉर्म, एक्स वाई फॉर्म। आरपी, ठीक है। कैसे बदलेंगे, अब हमें दो चीजें हटानी पड़ेगी। पिछली बार तो कम से कम इतना तो था कि आर तो रखना था, खाली थीटा हटाना था। इस बार एक्स और वाई है, आर और पी अलग है। तो यहाँ पे हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे। नंबर एक, एक तो इस समीकरण का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एक, और एक लंब का पी का इस्तेमाल करेंगे जो कि बराबर होता है फॉर्मूले वाइज एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बट्टा अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। इसका इस्तेमाल करेंगे, इन दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम विलोपन करेंगे। इन दोनों का इस्तेमाल करके एक्स वाई को हटाएंगे, इन दोनों को एक्स वाई को हटाएंगे और आर और पी को लाएंगे, है ना। इनको हटाएंगे और आर और पी को लाएंगे। ये एक्स वाई, और इन समीकरण से होने के बाद आपका समीकरण कन्वर्ट होके बदल के बन जाना चाहिए आर और पी में। एक्स और वाई का विलोपन हो जाना चाहिए, एलिमिनेट हो जाने चाहिए, आर और पी आ जाने चाहिए। ठीक है, चलो सवाल करते हैं इन दोनों से, कैसे इन दोनों का यूज करें और कैसे विलोपन होगा। ये ले लो। तो सबसे पहले समीकरण नंबर एक, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर दो बनाने के लिए पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। फोर ए
x का अवकलन 1, a का 0, 4a, dy बाई dx का मान dy बाई dx बराबर 2a बटा y। तो p का मान x dy बाई dx 1 प्लस dy बाई dx dy बाई dx का मान रख दो, dy बाई dx का मान 2a बटा y। y स्क्वायर पलट के y ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ चुका है 2ax माइनस वाई स्क्वायर बटा y इंटू ये लघुत्तम वाला y, y से y कट गया, y स्क्वायर का मान ये वाला रख दो ताकि थोड़ा y हट जाए, सॉल्व करने में आसानी हो। मान रखने पर 2ax माइनस वाई स्क्वायर का मान 4a x प्लस ए बटा नीचे वाई स्क्वायर का मान 4a का हो जाएगा 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर और x प्लस ए का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। 2a कॉमन ऊपर से ले लो, 2a कॉमन, 2a कॉमन लेने पर ऊपर बचेगा x माइनस 2x प्लस ए, 2a कॉमन और ये आया। अब हमें यहाँ पर कुल मिला के x प्लस ए का विलोपन करना है, x प्लस ए से मुक्ति पानी है क्योंकि x नहीं हटेगा तब तक r नहीं आएगा और हमें r चाहिए। हाँ, जो थोड़ा सा यहाँ इस समीकरण के साथ माथापच्ची करते हैं, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ये रहा, अगर ये रख दूं तो हो जाएगा 4a एक्स प्लस ए, और अगर हम इसे देखें तो ये x प्लस 2a का होल स्क्वायर बन गया और r बराबर आ गया हमारे पास x प्लस 2a, x प्लस 2a जो है वो हमारे पास r के बराबर होगा, या x बराबर हो जाएगा r माइनस 2a, ये हम x की जगह रख देंगे और x से हमारा पीछा छूट जाएगा। नीचे से आपका 4a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा जो कि बाहर आके 2a हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर की कहानी हो जाएगी 4, 16 का 4, 4a अंदर और x प्लस ए का स्क्वायर प्लस 1। क्या किया, गलत किया कुछ?
गलती की है मैंने? क्या पता यार, लगता है जुकाम सर तक पहुंच गया आज। ना गलती दिख रही है, हुए जा रही है खाली। अब आप लोग ठीक नहीं कर सकते इसको। अच्छा, वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने गलत पुट कर दी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। आ है बात, और यह बात है तो वो फिर 4 तो कॉमन आ जी, 4 का बाहर 2 आ जाएगा, और एक को अंदर ही रहने दो। तो ये x प्लस 2a बन जाएगा, 4 का 2 बाहर और a बाहर, a और a 2a हो जाएगा। और x प्लस 2a का मान r है, r रख दो। ऊपर हो गया 2 से 2 कैंसिल, a माइनस कॉमन, और ये भी हो गया हमारा माइनस एक्स प्लस 2a। ये और इसकी जगह r आ गया, ऊपर वाले की जगह भी r आ गया। ये अंडर रूट कट गया, अंडर रूट a बट्टा अंडर रूट r, अंडर रूट a अंडर रूट r, एक्स प्लस 2a की जगह r आ गया, और ये आ गया p बराबर माइनस अंडर रूट ए आर, स्क्वायर करने पर p स्क्वायर बराबर ए आर। बस ठीक है, डन। ए आंसर आ गया, पी स्क्वायर बराबर ए आर। तो इस तरीके से हमें एक्स और वाई को हटाना है और आर और पी को लाना है। ये होता है कार्तीय से पादिक में जाना। बस ये 2 समीकरण है, इन 2 समीकरण को ये इन के इन परकेण कुछ भी करो और फाइनली कन्वर्ट कर दो और बना दो। अब एक और बचता है, वो है अवकलन, चाप का अवकलन, चाप का अवकलन। चाप का अवकलन, चाप यानी जो आपका वक्र है, उस वक्र में किसी एक बिंदु से लेकर किसी भी दूसरे बिंदु तक जो लंबाई होती है उसको चाप कहते हैं। इस वक्र में ये कोई पॉइंट ए है, यहां से किसी पॉइंट बी तक ये जो लंबाई है, इसे चाप की लंबाई एस कहते हैं। इसका अवकलन करना, इसका अवकलन करना, एस का अवकलन करेंगे हम। इसका अवकलज पूछेगा कि चाप की लंबाई का अवकलन करो, कभी एक्स के साथ पूछेगा, कभी आर के साथ पूछेगा, कभी थीटा के साथ, क्योंकि चाप की लंबाई, क्योंकि बिंदु चेंज होगा तो चाप की लंबाई चेंज होगी, चाप की लंबाई चेंज होगी तो वो सारे कारक जो हैं उन वजह से होंगी। या तो आर बदल रहा है तो भी एस बदलेगा, थीटा बदल रहा है तो भी एस बदलेगा, पी बदल रहा है तो भी एस बदलेगा। तो एस का अवकलन अलग अलग रूपों में हमसे करवाएगा। कभी कहेगा एस का अवकलन एक्स के साथ करो, चाप का अवकलज एक्स के सापेक्ष, चाप का अवकलज वाई के सापेक्ष, चाप का अवकलज थीटा के सापेक्ष, और चाप का अवकलज आर के सापेक्ष। ये अवकलन पूछेगा कि इनके सापेक्ष अवकलन निकालो, तो इनका अवकलन निकालने के लिए फॉर्मूले यूज करेंगे। सबसे पहले अगर ds s का x के साथ पूछा जाए और कार्तीय समीकरण दिया हुआ है तो ये ऐसे आएगा, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर।
जब कार्तीय समीकरण दिया हुआ है तो अगर s का y के सापेक्ष पूछा जाए तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, √1 प्लस dx बटा dy का स्क्वायर। और जब नंबर 3, जब s का थीटा के सापेक्ष पूछा जाए तो ये वाला लगाना है, और जब s का r के सापेक्ष पूछा जाए तो ये वाला लगाना है। फिर ये वाला लगाना r d थीटा बटा dr। और अगर प्राचालिक रूप में है, x और y प्राचालिक रूप में मतलब किसी तीसरे के रूप में है, t के रूप में, तो फिर ये लगाना है। और उस प्राचल जो t है उसके सापेक्ष अवकलन पूछा जाए तो फिर ये करना है। वैसे ये फॉर्मूले दोबारा भी आएंगे, जब चाप की लंबाइयां निकालेंगे तब ये फॉर्मूले फिर से आएंगे। जब चाप की लंबाई निकालने के आएंगे, चाप कलन आएगा, तब भी ये वापस आएंगे, तब ये दोबारा आएंगे चाप कलन के टाइम पे। ठीक है, ये अवकलन है। कोई सा पूछे, जो भी पूछे उसके हिसाब से फॉर्मूला पिक करो, मान रखो, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक सवाल ये रहा, जैसे ये है, इसमें चाप की लंबाई का अवकलज करिए, ds ओवर dx निकालिए, ds ओवर dx निकालो। यह है y स्क्वायर बराबर 4x। इसका चाप की लंबाई s का x के सापेक्ष अवकलन निकालो, s का x के सापेक्ष अवकलन निकालो। तो ds ओवर dx फॉर्मूला वाइज होगा √1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। dy बाई dx का मान यहां से ले आओ, y स्क्वायर का 2y, खुद y का dy बाई dx 4a x का 1, और dy बाई dx बराबर 2a ओवर y। ये dy बाई dx यहाँ ले आओ, वन प्लस 4a स्क्वायर बटा y स्क्वायर, y स्क्वायर का मान रख दो, y स्क्वायर का मान है 4ax, ये 4ax यहाँ रख दिया, ये आ गया 1 प्लस a बटा x। ये हमारा आंसर आ गया। ये चाप की लंबाई s का x के सापेक्ष अवकलन आ गया। ये लो, बस यही सवाल है इसके पास। ये 2-3 टाइप के सवाल हैं। कार्तीय से पैडल बना लो, ध्रुवीय से पैडल बना लो, और चाप का अवकलन कर लो, बीच का कोण निकाल लो, और फाई का मान निकाल लो। ये 5-6 क्वेश्चन है, इन्हीं में से कोई ना कोई नॉर्मली सिंपल से है। बाकी एक छोटी सी प्रैक्टिस शीट है, वो आपको मिल गई होगी या मिल जाएगी आज, या तो मिल गई होगी और नहीं मिली है तो आज मिल जाएगी। उसमें सवाल है थोड़े बहुत, उनको प्रैक्टिस कर लो, निकाल लो, इतने में ये कवर हो जाएगा। और बाकी इनके जो मानक फॉर्मूले हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, मैं एक फॉर्मूला शीट उसकी दे दूंगा जिसमें वृत्त, परवलय, दिग्वृत्त, जो मेन समीकरण है, जो मुख्य समीकरण है, मानक समीकरण, उनके आपको पादिक समीकरण और ध्रुवीय समीकरण दोनों दे दूंगा, ताकि कभी आपकी मदद हो जाए
पेपर में ऐसी चीजें का फायदा जरूर उठाना चाहिए, है ना, थोड़ा सा समझदार बनना चाहिए, क्योंकि अगर हर सवाल को आप पेन चला चला के करेंगे तो फिर तो इससे तो आपको फिर एडवांटेज मिला ही नहीं ना। बाकी लोगों के मुकाबले आपको थोड़ा बहुत तो एडवांटेज चाहिए, और ऐसे सवाल बहुत जरूरी है। जो सवाल घुमा के आ रहे हैं वो तो करने ही पड़ेंगे, कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ सवाल हमें पहले से ही पता है कि चलो पादिक समीकरण निकाल रहे हैं, अब पादिक समीकरण निकाल रहे हैं तो समीकरणों के पादिक समीकरण आएंगे, यही तो पूछे जाएंगे। तो जब व्रत का पादिक समीकरण आए, वो भी हमें पेपर में अगर निकालना पड़ रहा है, वो भी अगर हमें निकालना पड़ रहा है, तो फिर तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो वो है। कल कोई छोटा सा टॉपिक लेंगे, एक कोई ऐसा टॉपिक लेंगे जो कल वन डे पूरा हो जाए, क्योंकि फिर परसों मैं छुट्टी पे रहूंगा मंडे को, तो इसलिए कल ऐसा ही संडे को एकदम छोटा सा कोई टॉपिक, एकदम चिन्ना सा टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो कल ही क्लास में शुरू हो और कल ही क्लास खत्म होने के साथ साथ खत्म हो जाए, बस ऐसा कोई छोटा सा टॉपिक सिलेबस में देखूंगा, कोई है क्या ऐसा जो वन डे टॉपिक है, सिर्फ एक क्लास में पूरा हो जाए। मिल जाएंगे, वैसे हैं कई टॉपिक हैं छोटे छोटे, तो उनमें से कोई एक जो एकदम छोटा हो और एक क्लास का टॉपिक हो, 1.5 घंटे की एक क्लास में वो निपट जाए। बहुत सारे हैं, सिलेबस भरा पड़ा है, पूरा सिलेबस भरा पड़ा है, कोई ना कोई मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कुछ बचा हुआ कोई होगा, कोई टॉपिक पहले रहा हुआ होगा, वो पकड़ लेंगे, उसको कवर कर देंगे। वो काम मेरा है, उसकी टेंशन आप ना करो, आप तो जितना पढ़ाया उतना पढ़ो, बाकी कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो मेरी टेंशन है, वो मुझ पे छोड़िए। आप तो पढ़े हुए को दोबारा दोहराइए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस शीट इनकी मिल गई हो आगे आपको, इसकी प्रैक्टिस शीट आप लोग देख लीजिएगा, उसके 10-15-20 सवाल उसमें शायद होंगे मेरे ख्याल से, उनको कर लीजिएगा, सॉल्यूशन साथ में है ही, देख के उनको निपटा डालिएगा, इतने में ही क्लियर हो जाएगा। एक सवाल बनता है इसका, तो वो आपका बन जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।